नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। नए संसद भवन की शोभा बढ़ाएगा भदोही मिर्जापुर का कालीन के हब हैं ये दोनों जिले। ड्रोन पायलट तैयार करने में मदद करेगा नाबार्ड। जल्द ही MMUT में शुरू किया जाएगा कोर्स। यूपी में बनेगी पानी की लैब। डेनमार्क के विशेषज्ञ करेंगे गंगा जल की जांच। प्रदेश सरकार महिलाओं को छोटे उद्योगों में देगी छूट, जाने क्या होंगी रियायतें। प्रदेश के हर जिले में बनेगी मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मनरेगा करेगा काम, उद्यान विभाग होगा नोडल। श्रमिकों के बच्चे पढ़ेंगे अब बोर्डिंग स्कूल में, जाने किन शहरों में अटल आवासीय विद्यालय खोलने का प्लान। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना का काम पूरे गति से चल रहा है। सरकार ने लोकसभा में बताया है कि संसद की नई इमारत का काम 70% पूरा हो गया है। नवंबर 2022 में संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन नई इमारत में होने की संभावना है। नए संसद में देश की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य संविधान कक्ष, संसद सदस्यों के लिए एक विश्राम कक्ष, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थान होगा। इमारत का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना में एक नए त्रिकोणीय संसद भवन, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय, विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का सुधार, प्रधानमंत्री के एक नए आवास और एक प्रधानमंत्री कार्यालय और एक नए उपराष्ट्रपति आवास की परिकल्पना की गई है। भवन की आंतरिक साज सज्जा का काम और फर्श को भी अच्छी तरह से तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में इस नए संसद भवन को मिर्जापुर के बुनकरों के हाथ से बुने खूबसूरत कालीन द्वारा सजाया जाएगा। विज्ञान भवन और राष्ट्रपति भवन में चमक बिखेर चुका मिर्जापुर और भदोही का कालीन अब देश की नवनिर्मित सेंट्रल विस्टा में चमक बिखेरेगा। न्यूजीलैंड के ऊन से निर्मित मखमली कालीन पर बुनकरों का हुनर भी दिखाया जाएगा। लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर के 290 कालीन तैयार करने की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को दी गई है। बता दें कि पूरे देश में कालीन निर्माण और निर्यात के सबसे बड़े क्षेत्र भदोही और मिर्जापुर हैं। कालीन उद्योग से सबसे ज्यादा निर्यात USA में किया जाता है। इसके निर्यात में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के कारपेट की अच्छी क्वालिटी और यूनिक डिजाइन है। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा बनाए गए ड्रोन आधारित एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग सिस्टम को किसानों के खेतों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड मदद करेगा। ड्रोन पायलट तैयार करने के लिए नाबार्ड 50 से 100 युवाओं को प्रशिक्षित कराएगा और साथ ही AMS विद्यालय से इस कोर्स को करने वाले युवाओं का 60% शुल्क भी वहन करेगा। जल्द ही इसके लिए समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से बनाए गए इस ड्रोन आधारित एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग सिस्टम का विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए खोराबार क्षेत्र के गांव रामलखना बुजुर्ग में सफल ट्रायल भी किया जा चुका है। ट्रायल के दौरान सेंसर युक्त ड्रोन से खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया था। अब बात इससे होने वाले लाभों के बारे में करें तो इससे किसानों को मिट्टी में नमी की स्थिति, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और अन्य सूक्ष्म तत्व की स्थिति की जानकारी उचित समय पर मिल सकेगी। किसानों को कीटों और रोगों से बचाव के लिए उपयुक्त सलाह मिल सकेगी और वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में कीटनाशक का छिड़काव कर सकेंगे। इससे किसानों को कम खर्च और कम मेहनत में अधिक फसल पैदा करने में आसानी होगी, जिससे उनकी आय भी बढ़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12 जुलाई 1982 को भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करके नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और ये एक संवैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत स्थापित किया गया है। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित है। ये कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंकिंग संस्थान है जो सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी करने, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नई शाखाएं खोलने हेतु RBI को सिफारिश करता है। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। बनारस के दीनापुर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि STP की यांत्रिक शाखा में पानी की जांच के लिए प्रयोगशाला बनाई जाएगी। इसके लिए डेनमार्क की एक 7 सदस्यीय टीम ने जल निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। सर्वप्रथम वहां बने 140 मिलियन लीटर प्रतिदिन प्लांट को देखा गया। ये प्रोजेक्ट 2030 तक के लिए शुरू किया गया है। बता दें, भारत और डेनमार्क पर्यावरण, नदी जल संरक्षण के क्षेत्र में
पहली बार समझौता कर रहे हैं। इसके तहत वाराणसी में गंगा की सफाई के लिए स्मार्ट रिवर लेबोरेटरी स्थापित होगी। इसके अलावा गंगा नदी के तट पर बड़े स्तर पर अमृत वन लगाने की योजना भी है। अब इससे होने वाले लाभों के बारे में बात की जाए तो इससे प्रदेश में बढ़ रहे पर्यावरण, जल और वायु प्रदूषण पर भी रोक लगेगी। आप जानते ही हैं कि ज्यादातर बीमारियां चाहे वो इंसानों में हो या पशुओं में, दूषित जल और दूषित हवा के माध्यम से ही होती हैं। इसलिए अगर व्यापक स्तर पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर जल का शुद्धिकरण करेंगे, उसका भंडारण करेंगे और पौधारोपण बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत होगा। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को सरकार विशेष राहत देने जा रही है। प्रदेश सरकार की इस नई एमएसएमई नीति में महिला उद्यमियों को खास तवज्जो मिलने वाली है। उद्यमियों को अपना उद्योग लगाने के लिए पूर्वांचल और बुंदेलखंड में निवेश करने पर 100% तथा मध्य यूपी व पश्चिमी यूपी में स्टाम्प शुल्क में 75% की छूट मिलेगी। पर वहीं महिला उद्यमियों को कहीं भी उद्योग लगाने पर जमीन खरीद पर स्टाम्प शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके तहत उद्यमियों को बुंदेलखंड और पूर्वांचल में सूक्ष्म उद्योग लगाने पर 25% की कैपिटल सब्सिडी, लघु उद्योग लगाने पर 20% की कैपिटल सब्सिडी और मध्यम उद्योग लगाने पर 15% की कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। मध्य यूपी व पश्चिमी यूपी में ये सब्सिडी क्रमशः 20%, 15% और 10% होगी। पर SC/ST व महिला उद्यमियों को 2% की अतिरिक्त सब्सिडी मिलने वाली है। सभी के लिए इस सहायता की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए ही होगी। सरकार उद्योग लगाने के लिए कर्ज लेने पर लगने वाले ब्याज पर 5 साल तक का ब्याज उपादान देगी। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में सूक्ष्म उद्योग के लिए ये ब्याज उत्पादन 6% व लघु व मध्यम उद्योग के लिए 5% होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में नए उद्योगों के साथ पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का भी कायाकल्प कर रहे हैं। इसके लिए सरकार की ओर से 600 करोड़ खर्च कर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इसके माध्यम से सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा रोजगार और स्वरोजगार के सृजन पर है। सरकार नए उद्योग के साथ पुराने और पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाओं और सेवाओं को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्पों पर काम किया जा रहा है। और अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। सरकार हर जिले में उद्यान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की तैयारी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इंडो इजराइल तकनीक पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बस्ती और कन्नौज में भी स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। आलू के भंडारण की क्षमता में 30 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी और प्याज भंडारण के लिए लगभग 200 भंडारण केंद्र बनाए गए हैं। अब अगले 5 सालों में फल, शाक भाजी और मसाले की खेती के क्षेत्रफल में विस्तार, उपज में वृद्धि और प्रसंस्करण के लिए सरकार ने क्या क्या लक्ष्य तय किए हैं, आइए आपको बताते हैं। सरकार ने इसके लिए बागवानी फसलों का क्षेत्रफल 11.6% से बढ़ाकर 16% करने का लक्ष्य और खाद्य प्रसंस्करण को 6% से बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य रखा है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर, लखनऊ, हापुड़, कुशीनगर, चंदौली और कौशाम्बी में आलू और फल के लिए स्थापित किए जाएंगे। यूपी के 30 जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर भी खोला जाएगा और साथ ही खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जल्द ही 6 मेगा फूड पार्क भी विकसित किए जाएंगे। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा के नाम से मशहूर चंदौली जिले में भी इजराइल की मदद से आधुनिक तौर तरीके से सब्जियों की खेती की जाएगी। इसके लिए यहाँ पर इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल बनाया जाएगा, जिसका फायदा न सिर्फ चंदौली बल्कि मिर्जापुर, गाजीपुर और बनारस सहित आसपास के कई जिलों को होगा। इस सेंटर के जरिए किसानों को सब्जियों की पैदावार बढ़ाने में काफी लाभ मिलेगा। साथ ही खेती के आधुनिकतम तरीकों का प्रयोग कर किसान बेहतर उपज भी हासिल कर सकेंगे। अब इससे किसानों को होने वाले लाभ के बारे में बात की जाए तो इससे सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों को ज्यादा लाभ मिलेगा। खेती की नवीनतम पद्धतियों का उपयोग करने से किसान बेहतर उपज प्राप्त कर सकेंगे और सब्जियों का निर्यात भी कर सकेंगे। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए इस उत्कृष्टता केंद्र में सब्जियों सहित अन्य कृषि उत्पादों की नर्सरी तैयार की जाएगी। इससे न केवल यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा बल्कि सब्जियों और कृषि के क्षेत्र में जिले को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में सहायता प्राप्त होगी। क्या है इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ये किस तरह से खास है, आइए ये भी जान लेते हैं। इसे भारतीय कृषि मंत्रालय और इजराइल की एक एजेंसी के मध्य सहयोग से भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत स्थापित किया गया है।
ये केंद्र उत्पादकता में वृद्धि करने और उपज की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से किसानों को प्रौद्योगिकी के त्वरित हस्तांतरण के लिए एक मंच प्रदान करते हैं और साथ ही इसके माध्यम से सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रदर्शन करते हुए किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। और अब बढ़ते हैं अपनी छठवीं और आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्य के ड्रीम प्रोजेक्ट अटल आवासीय विद्यालय को फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के कौरई गांव में बनाया जा रहा है। आगरा में 71.15 करोड़ की लागत से अटल आवासीय विद्यालय निर्माण कार्य प्रगति पर है। ये विद्यालय 1000 छात्र छात्राओं की क्षमता वाला होगा, जिसमें शिक्षण कार्य के अलावा छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास भी होंगे। आवासीय विद्यालय में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के कौरई गांव में बन रहे अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य मई 2021 में शुरू हुआ था। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर के अंत तक भवन बनकर तैयार हो जाएगा। इस आवासीय विद्यालय में निर्माण श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल और माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें छात्रों का चयन काउंसलिंग के आधार पर होगा। नए शिक्षा सत्र 2023 में विद्यालयों में छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। अटल आवासीय विद्यालय में 4 पूर्णकालिक अध्यापक, 3 अंशकालिक अध्यापक, 1 वार्डन, 1 लेखाकार, 4 चौकीदार, 1 रसोइया और 1 सहायक रसोइया भी होने वाले हैं। बता दें, इस आवासीय विद्यालय में 1 कक्ष अध्यापकों के लिए, 1 कक्ष कार्यालय के लिए व 3 कक्ष बच्चों की शिक्षा के लिए कुल 5 कक्ष बनाए गए हैं। इसमें शौचालय, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के साथ ही 24 घंटे बिजली की व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। फिलहाल आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।